आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं हस्ब मामूल समी इब्राहिम और सईद काजी, और इस्लामाबाद से हमारे साथ शाकिर सलंगी भी होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत अच्छा हुआ कि पार्लियामेंट में कौमी सलामती की सिफारिशात जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। वाज़े तौर पर अपना जो मौक़िफ़ है उसको बयान कर दिया गया है, लेकिन क्या करें कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह अभी तक मौजूद हैं। इसकी मिसाल आप ले लीजिए, 14 सिफारिशात पेश की गई, 2 की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। जैसा कि ड्रोन हमले बंद करने का मुतालबा तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर ड्रोन हमले बंद नहीं किए गए तो क्या किया जाएगा। साथ ही ये कहा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भारत जैसा सिविल जौहरी मुआहदा करे, ये भी कह दिया गया। लेकिन इस साथ ये भी नहीं बताया गया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। सवाल तो ये है कि क्या प्रैक्टिकली इन सिफारिशात पर अमल दरामद मुमकिन है। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अब लगता ऐसे है कि अब चाहते या ना चाहते हुए सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चारों सूबाई हुकूमतों को इसका शेड्यूल पेश करने की हिदायत की है। लेकिन हम बात इस पर करेंगे कि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने में संजीदा क्यों नहीं है। इन सारी खबरों पर एक ब्रेक के बाद बात होगी, और ब्रेक के बाद आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे समी साहब, और इनकी हम खबरें भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समी साहब और काजी साहब से पूछ लेते हैं कि इनके पास आज की खबरें क्या। जी समी साहब। शाजिया, आपने जिक्र किया पार्लिमान का और सिफारिशात का खारजा पॉलिसी के हवाले से, तो जो अमेरिका से सिग्नल आए हैं, अमेरिका बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये गुफ्तगू करने के लिए तैयार है कि ड्रोन हमले जो हैं उनको लिमिटेड कर दिया जाए, उसके मैकेनिज़्म में तब्दीली की जाए। यानी कि इस बात का इम्कान है कि शायद पाकिस्तान को अब इतला दे दी जाएगी, लेकिन मुकम्मल ड्रोन हमले अगर बंद हों, पाकिस्तानी ये समझते हैं, तो मेरा ख्याल है उसके लिए ज़रा थोड़ा सा मजबूत सख्ती से इन सिफारिशात पर कायम रहना होगा, वगरना ड्रोन हमलों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। दूसरा, इंडिया में एक एग्जीबिशन हुई है लाइफस्टाइल पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी जो सामान है उसको भारतीय मंडियों में बेचने के लिए तकरीबन 150 कंपनियां पाकिस्तान की उन्होंने स्टॉल लगाए हैं, और जो इतलात आई हैं वहाँ से कि वो बहुत ज़्यादा रश था, और जो पाकिस्तानी गुड्स हैं उनको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फिर एक और ख़बर आई है कि बरतानिया ने जो अपनी स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए उसमें तब्दीली कर दी है, और अब स्टूडेंट्स को सिर्फ एप्लीकेशन नहीं भेजनी होगी, बाकायदा तौर पर जो इंटरव्यू है एम्बेसी में वो जाकर देना होगा, फिर उसके बाद वो वीज़े के लिए वो एलिजिबल होंगे। और एक जो बात चल रही है पाकिस्तानी अदालतों में वज़ीर आज़म के तौहीन अदालत के हवाले से, उसमें बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने एक बयान दिया है कि अगर आपने पाकिस्तानी सदर को बैरूनी ममालिक की अदालतों के सामने छोड़ दिया तो फिर इस बात का भी एक अंदेशा या ख़तरा हो सकता है कि किसी भी इदारे के सरबराह को कोई भी जो गैर मुल्की अदालत है वो उनको बुला सकती है। तो इन पर तफसील से बात काजी साहब। शाजिया, मैं आगाज़ में बात करूंगा, एक वर्ल्ड बैंक के ज़ैली इदारे ने एक बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग सर्वे दिया है, जिससे अंदाज़ा होता है हमें अपने निज़ाम के बारे में कि ये जो आलूदा निज़ाम और ये जो सैनिटेशन का सिलसिला है ये हमें कितने में पड़ता है। और उसमें हैरत अंगेज़ फिगर्स हैं कि हम सेहत पे जितने अखराजात करते हैं उससे 7 गुना ज़्यादा अखराजात हमारे उठ जाते हैं इस गंदे निकासियाब की वजह से, गंदे पानी की वजह से, यानी 7 गुना से ज़्यादा। इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। और दूसरी खबर भी इससे जुड़ी हुई है कि 80% जो रावलपिंडी के वासी हैं उन्हें वो गंदा पानी पीने पे क्यों मजबूर हैं, कितनी स्कीम्स हैं, कितनी बंद पड़ी हैं, कितनी परमानेंटली बंद हैं, कितनी टेम्पोरेरली बंद हैं। और फिर आखिर में एक खबर का जिक्र करूँगा कि आज सुबह दामी हमने देखा कि फैसलाबाद में एक टोल प्लाजा पर जब टोल मांगा गया तो पुलिस वाले थे, बताया जाता है एलीट फोर्स वाले, उन्होंने फायरिंग कर दी। 7 लोग ज़ख्मी हैं और 3 शदीद ज़ख्मी हैं। तो एक जो ब्रूटलाइज हो गई है ये लोग जो स्टेप कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पुलिस
कराची के इस तरह के महकमे, इस पर आज बात करें। चलिए इन खबरों पर बात करने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कराची से, पहले वो अपने नाज़रीन से शेयर कर लें। कराची की ली मार्केट में शदीद फायरिंग की गई है। इस फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। इस कराची में काफ़ी अरसे से, पिछले काफ़ी दिनों से कशीदगी का माहौल है। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, लायरी में ऑपरेशन भी किया गया, वहाँ सर्च ऑपरेशन भी चलता रहा और वहाँ पर एक टैक्सी को जलाने की भी कोशिश की गई है कुछ मुश्ताइल अफराद की जानिब से। वहाँ पर हड़ताल और एहतजाजों का जो सिलसिला है वो पिछले काफ़ी अरसे से जारी है और अभी जो वाक़या पेश आया है सो भी ली मार्केट में शदीद फायरिंग की गई है और इस फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इस हवाले से जैसी मजीद अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करेंगे पार्लियामेंट में कौमी सलामती की जो सिफारिशात कल मुतफ़िका तौर पर मंजूर भी की गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ सियासी पार्टीज़ जिन्होंने दस्तखत भी कर दिए, जिन्होंने उन सिफारिशात को मान भी लिया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। सवाल यही है समी साहब, क्या प्रैक्टिकली इन पर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी डिस्कस हुई और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने, जो हमारे मिलिट्री के जो अकाबरीन थे उनके साथ मिलकर तजावीज़ पहले तैयार हुई, फिर इसमें फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इनपुट दी और बड़ा टाइम लगा इस पर, और वो जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर किया गया और फिर इनको एक हतमी शक्ल दी गई। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ तक पाकिस्तानी हिस्सा है उसमें तो ये है कि हम ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट कर देंगे कि जो नेटो सप्लाईज़ ऐसी हैं जिनमें असला नहीं है उनको हम जाने की इजाज़त दे देंगे। देखना यह है कि वो हिस्सा जो हमने ये तवक्को किया है कि अमेरिका पूरा करेगा, मसलन पाकिस्तान की सोवरेनिटी का जो है उसका ख्याल किया जाए, सलाला पर माफ़ी मांगी, सलाला पर माफ़ी मांगी जाए। सोवरेनिटी से मुराद ये है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जो ड्रोन हमले हैं वो ना किए जाएँ। और फिर एक इसमें जो बड़ी अहम बात आई है कि जो भी गैर मुल्की एजेंसीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम जो मुआहदे पहले ज़ुबानी होते थे वो ख़त्म और कई साहब अब सिर्फ जो रिटर्न मुआहदे हैं उनके मुताबिक सारा काम होगा। तो जो मैंने जैसा ख़बर में अपनी में ज़िक्र किया कि जो हमें अमेरिका से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये अमेरिकन हुकाम ने ये इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ अब इस मामले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हिना रबानी खर जो है वो जल्द अगले चंद दिनों में अमेरिका का दौरा करने भी जाएंगे। हम ये कहें कि अब अमेरिका की सवाबदीद पर है कि हमारी इन सिफारिशात का कितना एहतराम नहीं, करता सवाबदीद है। अगर अमेरिका की होती तो अब तक नेटो सप्लाई बहाल हो चुकी होती। अच्छा। अमेरिका की सिर्फ सवाबदीद नहीं है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट, पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई एक बात पे, बहुत अच्छी बात है। अब इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी एक बड़े मजबूत अंदाज में ये मौक़िफ़ सामने रखें और अमेरिका को बावर कराएं कि अगर आपने ये जो सिफारिशात हैं इनसे हटकर कुछ काम किया तो ये मामला फिर वहाँ पर रुक जाएगा आगे। लेकिन जो ड्रोन हमले हैं इस पर भी हमें एक बेसिकली एक रियलिस्टिक अप्रोच इसमें अपनानी चाहिए और अगर कोई कहना ये चाहिए अमेरिका को कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई उनके पास इंफॉर्मेशन है कि कहीं दहशतगर्दी हो रही है या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो लॉ अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान करे। ये कोई नई बात थोड़ी है, तुम बड़े अरसे से कहते नहीं, आ रहे हैं लेकिन हमें। अब देखें पहले भी बड़े अरसे से नेटो सप्लाई तो जारी थी ना, तो पहली दफा रुकी। आप इतने मायूस ना हो। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने, पाकिस्तानी सियासतदानों ने, हुकाम ने, काजी साहब जो ये काजी साहब मायूस बैठे हुए हैं। आप मायूस हैं काजी साहब? मैं नहीं, इसमें मायूसी की बात नहीं है। एक सिचुएशन हमारे सामने है। बात यह है कि ड्रोन हमले तो एक नया तरीका हुक्मरानी है अब अमेरिका का। यमन में भी वो कर रहा है। अब ग्राउंड फोर्सेस उसने भेज के देख ली इराक में, वो ये तो करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। और दूसरी बात, समी साहब ने दहशतगर्दी, यहाँ अगर कोई दहशतगर्द है तो हमें बताएं। मुझे तो लगता है वाइट हाउस में से ज़्यादा दहशतगर्द कहाँ बैठे हैं जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर रहे हैं। एक महज़ब दुनिया का निज़ाम है। मैंने जुर्म किया, आपने जुर्म किया, अदालत में पकड़ के ले आए, ऊपर बैठ के एक दफ्तर में बैठा हुआ बंदा फैसला कर लेता है कि फ़लाँ एक पहाड़ी के पास जनाब एक दहशतगर्द बैठा हुआ है और वो जनाब दहशतगर्द है। वहीं उसने अदालत लगाई, वहीं उसने फैसला किया, सजाए मौत दी, मार दिया और कहते हैं जी आपके यहाँ दहशतगर्द है। इससे बड़ी क्या दहशतगर्दी होगी? यमन में पिछले दिन मैं पढ़ रहा था। बात यह है कि इस पार्लियामेंट का मेटल और ताकत हमें तब महसूस होगी जब हम उनसे बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा समी साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ, ये कहेंगे कि इतला दे दिया करेंगे जनाब कि हम फ़लाँ जगह मारने लगे हैं। अब फ़लाँ जगह नहीं तो फ़लाँ जगह मार देंगे, कहेंगे वो हुआ अच्छा जी ये ज़रा टारगेट इधर हो गया, ये हम आपको इतला नहीं दे सके। तो ये है। दूसरी बात जो इसमें अहम है, उनका ये मसला नहीं है कि सप्लाई बंद, सप्लाई तो जा रही है, एरियल कॉरिडोर खुला हुआ है। मसला असल ये है, और इस पर समी साहब ने अगले दिन पॉइंट आउट भी किया था, कि वो यहाँ से जब निकलना चाहते हैं तो उन्हें हमारी ज़मीन की ज़रूरत है। देखो ये जो एक डिप्लोमेटिक गुफ्तगू होती है ना कि आइन है, दहशतगर्दी है, फलां, असल बात नेकेड इकनॉमिक, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं जिसके आगे बड़ी एक
सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है दहशत। अब वो यहाँ से निकलने के लिए हम होने चाहिए, और हम जो होने चाहिए इस पे हम कितनी बार्गेनिंग उनसे कर सकते हैं। हम अपने मफादात इस रूलिंग एलीट और क्लास में तो कितनी जान है। नजदीकी अच्छा मौका है अपनी बार्गेनिंग के लिए? अच्छा मौका, हर मौका जो है वो अच्छा हो सकता है अगर उस मौके को इस्तेमाल करने वालों में कोई जान हो। अगर वो खुद ही जो है वो इस तरह से हो तो गोया आप ये कह रहे हैं कि पहले इस मौके को इस्तेमाल करने के लिए हम अपने हुक्मरान तब्दील करें। हाँ। आप तो एक ऐसा रास्ता में दिखा रहे हैं काजी साहब जो बहुत लंबा मैं रास्ता कोई आपको रास्ता नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनसे जो नहीं हो बन पाएगा उसकी इतला आवाम को ना दें। एक कॉलर ले लेते हैं, शेखुपुरा से मकसूद हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। मैडम मेरा सवाल ये है आप हजरात से कि मैं मानावाला जरा शेखपुरा से बात कर रहा हूँ, आज मकसूद अली। जी जी तो बोलिए। यहाँ पे सर स्कूल बन रहा है, हाई स्कूल 5 करोड़ के लागत से, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। ना कोई उन्होंने क्वालिफाइड आदमी रखा है, ना किसी कंपनी को काम दिया है। एक आम सा ठेकेदार है वो उसको बना रहा है, और नाकस मटेरियल है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा। सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इधर अपना कोई नुमाइंदा भेजें और इसका विजिट करें तो आपके हम बहुत मशहूर। बहुत शुक्रिया मकसूद, बहुत शुक्रिया आपका। ये अगरचे उस मौजू से हटकर उन्होंने फ़ोन कॉल की है जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अहम मौजू है पाकिस्तान का। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिसकी वजह से गैरों से भीख मांगने पर मजबूर है ना, वो यही कि हमारे अपने जो पैसे थे उसका बेदर्दी से इस्तेमाल हुआ और इतनी करप्शन हुई कि सिस्टम बैठ गया और अब लोगों से पैसे मांग। आपने सही कहा मकसूद साहब, हम यकीनन अपने नुमाइंदे को भी भेजेंगे और ये एक नाअहली और करप्शन का जो मामला है ये पूरे पाकिस्तान के सामने इसको जरूर सामने लेकर आएंगे। शाकिर सोलंकी से बात कर लेते हैं। शाकिर, सिफारिशात पर हम बात कर रहे हैं जो कौमी सलामती की कल मंजूर की गई। रूठे हुए मौलाना फजल रहमान भी मान गए और चौधरी निसार सब ने साइन कर दिए, लेकिन बाहर आके सबके अपने तहफुजात थे। चौधरी निसार ने भी कहा कि इस बात का यकीन दिलाया है कि इन सिफारिशात पर अमल कैसे होगा। अगर कोई एतराज़ात है तो उन्होंने सिग्नेचर्स क्यों किए? क्या एक रस्मी कार्रवाई थी ये? नहीं, शाजिया सिफारिशात पर एतराज़ात तो यकीनन किसी को नहीं है। चौधरी निसार अली खान ने पार्लियामेंट में भी ये कहा था कि ये बज़ाहिर तो कहने के लिए तो हमने इत्तेफाक किया है, लेकिन हमें रिजर्वेशन ये है कि पहले भी 2 करारदादें पार्लियामेंट की मौजूद हैं, अमल दरामद उन पर नहीं हुआ, और अभी भी हमें रिजर्वेशन है कि ये जो सिफारिशात मंजूर हो रही हैं इन पे भी अमल दरामद नहीं होगा। तो वजीर आजम ने यकीन दिलाया पार्लियामेंट को कि ये जो सिफारिशात मंजूर हो रही हैं इन पर मिन्नो अन जो है चूंकि तू अमल दरामद होगा। लेकिन इसमें बड़ी जो अच्छी बात हुई है कि मौलाना फजल रहमान पहले जो अभी भी वो कह रहे हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि नेटो की सप्लाई बहाल नहीं होगी। नेटो की सप्लाई समी साहब का मैं सुन रहा था कि समी साहब कह रहे हैं कि नेटो की सप्लाई बहाल नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? पहले भी यही पहले जो मंजूर हुई थी जिन पर एतराज़ात उठाए थे नून लीग ने, उसमें भी यही कहा गया था कि असलहा और बारूद जो है वो सप्लाई नहीं होगा, खुराक सिर्फ सप्लाई होगी। जिस पे मौलाना फजल रहमान और नून लीग वालों ने एतराज किया था कि ये नहीं होना चाहिए, सप्लाई बहाली है सप्लाई की, तो अभी भी वही कहा गया है कि असलहा सप्लाई नहीं होगा, बाकी जो खुराक और फ्यूल वगैरह जो भी है वो सप्लाई होगा। तो सप्लाई तो एक तरह की बहाल कर दी गई है ना इनडायरेक्टली। और ये चौधरी निसार अली खान नून लीग वालों ने, मौलाना ने भी ये हुकूमत को कहा कि ये नेटो सप्लाई का बहाली का जो मामला है, ये खुराक वगैरह, ये पार्लियामेंट से इजाजत न दिलवाई जाए, ये इंतजामी मामला है। हुकूमत खुद जाके ये अपने एग्जीक्यूटिव तरीके से ये अपना वो इजाजत दे दे और खुद ही मामला इनको संभाले, बाकी ये पार्लियामेंट को इसमें सही पार्लियामेंट पर छोड़ दिया गया कि नेटो की सप्लाई बहाल की जाए या ना की जाए। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी सभी साहब। उनका ये कहना है कि ये एग्जीक्यूटिव पर छोड़ दिया गया, इंतजामिया पर छोड़ दिया है। बिल्कुल। अच्छा शाजिया, इसमें इन्होंने सोलंकी साहब ने भी बात की और ये मैं शुरू दिन से ये कहता हूँ कि जो खारजा मामलात हैं पाकिस्तान के उन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, रैशनली उन पर फैसला करना चाहिए। हम एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो सुपर पावर्स हैं नेटो के हवाले से तकरीबन 40-50 दुनिया के ममालिक उनकी अफवाज अफगानिस्तान में आई हुई हैं। अब ये सारा एक मामला जिसमें हम पहले जब इसमें इन्वॉल्व हुए तो भी कोई पाकिस्तान के अंदर से नहीं पूछा गया और उस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी, वो इसमें चले गए। अब मसला ये है कि इससे सारे निकलने के लिए हमें दुनिया को ये बताना है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग ए सोल्यूशन। और ये जो सारा मामला था, देखिए सलाला जो इस वक्त नेटो के साथ मामला खराब हुआ पाकिस्तान का,
वो कोई पाकिस्तान का कसूर नहीं था। सलाला चेक पोस्ट पर आपने हमला किया, नेटो फोर्सेस ने, हमारे जवान शहीद किए, जिस पर हमने एहतजाज किया। तो लेकिन जो सारी सिचुएशन बन रही थी उसमें दुनिया में हमें इस तरह से बना के पेश किया जा रहा था कि जैसे हम कोई प्रॉब्लम का हिस्सा बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम हम दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो सिफारिशात आई हैं, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हमने दुनिया के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन हमारा जो मुल्की मफाद है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब मैं एक आखिरी बात करता हूं इस पे, पार्लियामेंट ने सिफारिशात दे दी कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी का पूरा वो किया जाए, उसका एहतराम किया जाए। और अब ये पाकिस्तान की जो बर्री हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी जो अफवाज है, वो भी आइन के ताबे हैं, अशखास के ताबे नहीं है। तो अब उनका ये काम है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो अगर कोई ड्रोन हमला होता है, अगर हमारे कोई दरअंदाजी होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूं कि माजी में भी जो कुछ हुआ, जहां से इजाजत दी गई, अगर वो क्वार्टर्स ये आज फैसला कर लें कि इजाजत अब नहीं देनी पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों की, तो ड्रोन हमले नहीं हो सकते। खुदा के लिए कौम के साथ मुनाफकत ना करें, ना सियासतदानों में इतनी हिम्मत है कि वो सही बात कर सकें, और जो दूसरे जो इदारे हैं वो तो सामने आते ही नहीं। पाकिस्तान काउंसिल जान के नजराने देने के लिए जो तैयार खड़ी है, उनमें कुछ हिम्मत लग रही है? नहीं, दिफाई काउंसिल पाकिस्तान भी किन की नुमाइंदा जमात है, मुझे बताएं। ये पहले दिफाई काउंसिल पाकिस्तान जो है, ये पिछले 8 साल कहाँ छुपी रही? ये अचानक जब मामला इस तरह हुए कि वफाकी हुकूमत के पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ मामला खराब हुए, तो दिफाई काउंसिल पाकिस्तान बाहर निकल आई। बेहतर होगा कि दिफाई काउंसिल पाकिस्तान जाके अपने क्रिएटर्स को ये कहे कि खुदा के लिए अब इन हमलों को रोकें। ये कोई सियासतदानों ने रोकने हमले, ये कोई अवाम ने रोकने हमले, ये तो फौज ने रोकने हमले। जब ये खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो अजीब हंसी आती है। इसमें एक तजवीज़ ये भी है कि जनाब उनसे ग्रेटर मार्केट एक्सेस मांगी जाए, कि हमने कुछ चीज़ें बनाते हैं और वो हम बड़ी सस्ती बनाते हैं, हमसे आप ख़रीद लें, इसकी वो हमें इजाज़त देंगे या नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है। अलबत्ता वो हमसे इजाज़त नहीं लेंगे जब वो ड्रोन बरामद करते हैं, यहाँ पे हमला करते हैं। तो ये जो पावर की इक्वेशन है, देखें पावर की एक अपने डायनामिक्स होते हैं, उसमें बिलावजह हम कहें हमने ये कर दिया, बड़ी शिवलरी हुई, कुछ नहीं है, सब सर्वियंस है। ये करना पहले मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पहले इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शोर मचा दिया, सलाला पे हमला कर दिया, नहीं मानेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वाया मीडिया कि हम इसमें से निकल जाएं। शोर इतना ज्यादा मचा दिया, अब उससे निकलने के लिए वाया मीडिया चाहिए, वो निकले कैसे? अब ये अपने शोर में फंसे हुए हैं। मैं जो बात करूँ कि ये बात नहीं है, कमजोरी मुल्क में नहीं है, कमजोरी इस मुल्क के अवाम में नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जितने इंटरेस्ट अमेरिका के यहाँ पे हैं, उन चंद रुपल्ली और उन चंद टकों में नहीं है जिसके लिए हम हाथ फैलाए बैठे रहते हैं। तो यहाँ से 3-3.5 हज़ार अरब रुपए की मंडी है सालाना। यहाँ की मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन साउथ एशिया से, सिर्फ एक उनकी मुझे दुआ करें याद आ जाए नाम, उसका यूनिलीवर जो है, जितने पैसे यहाँ से निकाल के ले जाती है साउथ एशिया में मैं बात कर रहा हूँ, वो हॉलैंड के बजट से ज्यादा है। They have far greater interest in this land. देखिए Then we have, यार मुझे बात खत्म करने दे, फिर आप फरमाइएगा। बात ये है हजूर, बात यह है कि अगर कोई बैठा हो जिसे एक तो इदराक हो इन चीज़ों का, और जिसके मसाइल उसके अकाउंट्स ना हो, जिसके मसाइल ये ना हो कि सवेरे फिर पता चल जाएगा जी कोई और स्कैंडल आ गया, वजाहतें करते फिरे, तो फिर आप मामला कर सकते हैं कि हम 500-600 अरब रुपए का मिलिट्री हार्डवेयर हर साल उनसे खरीदते हैं। कितनी बड़ी हम उनकी मंडी है, देखें। और उन्होंने कौन खरीदता मिलिट्री हार्डवेयर? कौन खरीदता? हम खरीदते नहीं, मैं आपको और मुझे मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत है? नहीं, पाकिस्तान बयान करें ना। पाकिस्तान के कुछ इदारे खरीदते हैं ना, इदारे तो उन्हीं को मुखातिब करके कहें ना कि आप रोक दें। पाकिस्तान फौज खरीदती है, पार्लियामान रोक दे उसे, पार्लियामेंट वो बजट रोक दे, रोक सकती है, रोके ना। नहीं रोक, मुझे बताएं रोक सकती, नहीं रोक सकती तो मंजर से हट जाए। ये बात है, ये बात है असल में, ये जहां पे मैं सियासतदान जहां पे उनका जो फेलियर है ना, वो फेलियर ये है। जी प्लीज आप पहले बात खत्म करें। अब बात ये है कि अब अगर आपको पता हो आपकी ये ताकत है, यहाँ पे रिको डिक्के पड़े हुए हैं, यहाँ पे उनकी मल्टीनेशनल्स की निगाहें हैं, यहाँ से मोटा माल निकल रहा है, लेके जा रहे हैं। जिस तरह वो करते क्या है, अब अफ्रीका में क्या किया इन्होंने कि इन्होंने वहाँ से उनके मिनरल्स निकाले, वहाँ गुर्बत और बर्बादी फेंक के सारा गूदा लेके निकल के छिलके फेंक जाते। ये है, अगर आपको एहसास हो कि आपके पास क्या है और फिर आप बैठ के मामला करें, और फिर आप मामला करते हुए आपको ये ना हो कि आपका अपना दामन साफ हो, ये ना हो कि आपको कोई बुलाए, तो फिर आप मामला कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। और ये जो दिफाई काउंसिल की आप बात करें, दिफाई काउंसिल वाले ये कौन है? यहाँ पे जो जंग बर्पा हुई थी,
जिसने आज इस मुल्क को उस नहज पे पहुंचा दिया कि हमें समझ नहीं आ रही कि इस इकनॉमिक मुरैस से, इस इकनॉमिक दलदल से, इस दहशतगर्दी की दलदल से हम कैसे निकले। अब फिर हम तलवारें सौंध के उसके पीछे चल पड़े, या हम उनके साथ हो जाते हैं और उनके साथ जो है वो अब मैं आपका जवाब दे दूं। आपने ये कहा ना कि सियासतदान या फिर निकल जाएं। अब दो एक चॉइस क्या है उनके पास, या तो वो ये है कि बिल्कुल निकल जाएं जैसे आप कह रहे हैं और दिफाई काउंसिल पाकिस्तान वहां पे आ जाए, यानी उन्हीं के लोग आ जाएं सारे मामला तय करने के लिए, या चॉइसेस ये है कि आप सिस्टम के अंदर रहकर जिस हद तक रेजिस्टेंस कर सकते हैं, मामला को सही ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, आप करते रहे। मुकम्मल कामयाब नहीं हुए सियासतदान, लेकिन बहरहाल फिर भी आवाज तो उठा रहे हैं ना। मुकम्मल नाकाम जरूर हुए हैं। अच्छा, नाकामी उनकी है, लेकिन आप जिस अंदाज में नाकाम कह रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं कि ये नहीं मामला समी इब्राहिम साहब, क्या एक आप ऐसा वकील हायर करेंगे कि जो आप अदालत में जाके आपको सजा दिलवा दे? नहीं, क्या मैं ऐसे लीडरशिप, इस मुल्क के अवाम ऐसे लीडरशिप चाहते हैं कि वो उनके मफादात के सौदे करें? मुझे कॉल लेने दें। एक सेकंड काजी, एक फिक्र। काजी साहब कहते हैं गलियां हो जाएं सुनियां विच मिर्जा यार फिरे, कि इनके लिए छोड़ दे यार ही फिर रहा है, सुनियां कर दी हैं गलियां इन्होंने। इस्लामाबाद से कॉलर है हमारे साथ सुरैया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुरैया बोल रही हूँ इस्लामाबाद। जी जी बोलिए। हवाले से मैंने बात करनी है प्लीज। एक तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जो मैं रोजाना रेगुलर देख रही हूँ। काजी साहब और इब्राहिम साहब, सुबह इनकी गुफ्तगू ऐसी होती है कि फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार बंदा होता है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, और बेशक वो कुछ कर भी नहीं सकता है, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कोई मरहम हो रही है ना। और दूसरी बात ये है कि गिलगित के हवाले से तो आप लोगों ने थोड़ा सा हाईलाइट किया है, दुनिया टीवी ने, इस हवाले से शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। ये जो इशू अभी तक कर्फ्यू के जद में जो लोग हैं वहाँ पे जो ज्यादतियाँ उनके साथ हो रही है, उस हवाले से तो हमारे तमाम हुक्मरान जो हैं, जो मजहबी लीडर हैं, वो सब खामोश हैं। और यहाँ पे जो इस्लाम के अम्ब्रेला के नीचे एक कलमा पढ़ने वाले के साथ इम्तियाजी सलूक कुछ अजीब सा लग रहा है। हुक्मरानों का रोल यहाँ पे है कि वो इस कश्मीर के इशू पे तो बात करते हैं, और कश्मीर के इशू पे तो वो बहुत ज्यादा नारे लगाते हैं। मुझे अफसोस है कि अपना कश्मीर खो न जाए इस हवाले से। दूसरी बात 12 मई के हवाले से हमारे जो अजीम रहनुमा हैं, जो मसावात की बुलंदियों पे अपने आप को रखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं और इसको तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अफसोस इसलिए होता है कि जो बेगुनाह निहत्ते मुसाफिरों को जो रास्ते से गुजर रहे हैं, उनको उतार के जब उनको निशाना बनाया जाता है, औरतों को हॉस्टेज बनाया जाता है, बच्चों को अगवा करके रोजाना एक एक लाश भेजा जाता है वहाँ पे तोहफे के तौर पे, उस पे सब खामोश है। तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुरैया। आपके जितने भी 2-3 सवाल हैं, इनका जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको मजीद कॉल्स देंगे और कॉलर को जवाब। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले इस्लामाबाद से एक कॉलर थी हमारे साथ सुरैया। बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, हम दूसरे कश्मीर पर तो बात करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन इस चक्कर में हमारा जो अपना कश्मीर है समीसा, हम इसी को ना खो दें। हम बड़ी उन्होंने जो 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें बहुत सारी बातें थी। एक तो जो उन्होंने बात कही कि इस प्रोग्राम के ज़रिए वो महसूस करती हैं कि शायद हम उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो पाकिस्तान के अकाबरीन हैं उनको इतनी हिम्मत और इतनी तौफीक दे कि वो सारे पाकिस्तान के जो ज़ख्म हैं उन पर मरहम रख सकें। और दूसरी इन्होंने बहुत सही बात कही कि 8-9 दिनों से वो इतना खूबसूरत इलाका पाकिस्तान का, उसमें कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें खून बह रहा है, किसी अदालत ने आज खुद नोटिस नहीं लिया उस खून का। और फिर ये बात भी उन्होंने सही कही कि इतने बड़े हमारे चैनल्स हैं, मीडिया बड़ी पाकिस्तान में भी तरक्की कर चुका है, छोटी सी बात पे कहीं एक बस उलट जाती है तो वहाँ पर DSNG पहुँच जाती है, लाइव ट्रांसमिशन आ जाती है। बड़ा दुख है इस बात पर। मैं एग्री करता हूँ कि 8 दिनों से वो इलाका बंद है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे इस वक्त, लेकिन कोई लाइव ट्रांसमिशन वहाँ से किसी इदारे ने नहीं की। काई साहब ये देखें, मैं एक बात तो उनकी बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, मैं 2 बातों के पे रिस्पॉन्ड करूँगा। एक तो अकाबरीन की आपने बात की, जो ज़ख्म देते हैं वो मरहम नहीं देते, तो अवाम ढूंढ लेंगे अपने मरहम वाले। ता देर इस तरह नहीं रहता। और एक बात जो उन्होंने की, बहुत अच्छी बात की, मायूस तो कभी नहीं होना चाहिए हमें।
और कभी जो है मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि जितना भी ज़्यादा अंधेरा हो और जो सबसे ज़्यादा तारीख पैर होता है उसके बाद ही नूर की एक सही। इसी से जुड़ी मेरे पास कुछ दो ईमेल्स हैं। सियालकोट से कासिम महमूद ने ईमेल की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी सारी जो स्ट्रैटेजी है वो कराची के लिए बनाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कराची और कुछ जो वहाँ की पार्टीज़ हैं उनकी वजह से वहाँ पर दहशतगर्दी फैल रही है और हर कोई उससे मुतासिर हो रहा है। पाक फौज और रेंजर्स इन दहशतगर्द तंजीमों को बैन कर दें। इसका जवाब हम लेते हैं आपसे। समी साहब एक और ईमेल शेयर कर लें। इमरान अली ने की है, ये कहते हैं कि प्लीज़ कोयटा में मेरी हज़ारा कम्युनिटी की मदद करें। मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया हमारी हलाकतों पर खामोश क्यों है। क्या हम मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी नहीं, इंसान नहीं? काजी साहब देखें, ये जो बात उन्होंने हाँ ये कि मीडिया तो पॉइंट आउट ही कर सकता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ तो हम फराम किसी को नहीं कर सकते, मगर बात ये है कि ये मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। अगले दिन वहाँ पे 2 बस के करीब लोग कोयटा में खड़े थे और उन्हें मार के जो चले गए, जो मारने वाले थे, मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो पंजाबी नहीं थे, ना ही वो सिंधी थे, ना ही वो किसी और नेशनैलिटी के थे। वो गरीब लोग थे, वो मजदूर थे, वो मेहनत कश थे और इनकी एक ही नस्ल है, इनकी एक ही कौम होती है। आपस में क्यों एक दूसरे को मार रहे हो और किसके कहने पे मार रहे हो? और ये जो हज़ारा में हो रहा है और ये जहाँ हो रहा है, इसको ये जो लोग भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो एक मेरे ख्याल में एक ऐसी अवामी बगावत को दावत दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में सही जी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मुझे जी, बोला जा रहा है कि प्लीज़ मैं गो पहले वो बता दूं। न्यूयॉर्क में भारतीय अदाकार शाहरुख खान को इमिग्रेशन हुकाम ने हिरासत में ले लिया है। वो एक यूनिवर्सिटी से शाहरुख खान खिताब करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे कि वहां पर इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। किन वजूहात की बिना पर लिया, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे वहां पर इमिग्रेशन हुकाम को 2 घंटे उन्हें हिरासत में रखा और हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। इसकी मजीद डिटेल्स नहीं पहुंची कि किस वजह से रखा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात इमिग्रेशन हुकाम को कि 2 घंटे भारतीय अदाकार शाहरुख खान, जिनकी पूरी दुनिया मद्दा है, उन्हें किन वजूहात की बिना पर इमिग्रेशन हुकाम ने हिरासत में लिया। एक यूनिवर्सिटी से खिताब करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे कि इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें रोका। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात मुख्तलिफ जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ पेश आ चुके हैं। शाहरुख खान के साथ भी इस तरह एक पहले वाक़या पेश आ चुका है कि इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें हिरासत में रखा था। लेकिन अभी जो रिसेंट ये वाकया है ये न्यूयॉर्क का है, भारतीय अदाकार शाहरुख खान के साथ ये पेश आया है। अच्छा काजी साहब मैं ये सुन रहा इस हवाले से मजीद अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैं सुन रहा था वो अच्छा वो येल एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। उसमें खिताब के लिए वहाँ गए थे। वैसे फिल्मों में तो काजी साहब ये सब तोड़ देते हैं, जेलों शेलों को भी, एयरपोर्ट से भी भाग जाते हैं। ये इधर क्या हुआ न्यूयॉर्क में? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि शाहरुख खान एक बनताई नुमाया और नॉन आदमी है और हॉलीवुड के इमनबाज एक्टर्स से भी ज़्यादा जाने जाते हैं। मगर वो एक बात याद रखें, जो इम्पीरियलिस्ट एरोगेंस होती है ना, जो साम्राज्य की एरोगेंस है ना, वो जब वो जो इमिग्रेशन का यहाँ मुझे नहीं पता क्या वाक़या हुआ है, मैं तो एक इमेजिनेटिवली बात कर रहा हूँ, वहाँ जाके इन्होंने ये बताने की कोशिश की होगी कि मैं शाहरुख खान हूँ, तो उसने वो तो ये हमें एहसास दिलाते रहे थोड़ा सा। अब काजी साहब मैं बड़ी एक निहायत माजरत से सर आप मुझे बताएं, मैं भी अमेरिका आता जाता रहता हूँ, हमारी तो जुराबें भी उतरवा के देखते हैं, नहीं देखते? लेकिन उन्हें भी तो रोका क्या है हमने कभी एक दफा अमेरिकी इंडियन वजीर ने इसका जवाब दिया कि जब उसकी वहां तस्दील की गई तो उसने इंडिया में हुक्म दे दिया कि जो अमेरिकी लैंड करे उसको इसी तरह तस्दील। अब एक शाजिया मैं काजी साहब, आप तो हर बात को इंपीरियलिस्ट एक सोच बता देते हैं। वो जो सिक्योरिटी का अमेरिका बड़ा गरीब और मस्कीन है, बड़ा अच्छा हाँ बात तो सुन लीजिए। वो जो सिक्योरिटी का एहलकार जिसने उसको रोका होगा ना, $12 घंटा वो मुलाजमत पे है, घंटे की उसको इतनी उजरत मिलती है और वो प्राइवेट तो उसने शाहरुख के अरबों का एहतराम भी नहीं किया। बात सुने नहीं, उनके डायलॉग सिर्फ फिल्मों तक चलते हैं कि 12 मुल्कों के पुलिस मेरे पीछे है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस तरह से फिल्मों तक मैं सोच रहा था बड़ी अजीब बात है कि डॉन को वो जो एक सिक्योरिटी एजेंसी का जो वो जो $12 घंटे पे बेचारा वहां पर काम कर रहा है, उसने उसको रोक लिया। काजी साहब ये आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। वो जो बेचारा वहां पर खड़ा हुआ ना, उसको नहीं पता ये कौन आया, वो ना उर्दू फिल्में देखता है, ना वो बॉलीवुड की फिल्में, ना पाकिस्तान की। नाम आया क्लिप, उस पे शाहरुख खान एक मुसलमान नाम है। वो जो प्रॉब्लम है वहां पर, वो जो लिस्ट एक बनी हुई है ना, अगर उसका नाम मैच कर जाए ना, अच्छा जी ये नाम उससे मैच कर गया, तो चले भाई आप उधर चले जाएं, अब आपकी पूरी तलाशी। चलिए अमेरिका से कॉल है हमारे साथ, कॉलर है तलत है यूएसए से। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी शाजिया कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी बोलिए। वंडरफुल, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, मैं हमेशा देखता हूँ इसको रात को जॉब पे आने के बाद। इट्स एन एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रोग्राम एंड स्पेशली समी इब्राहिम साहब को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये अमेरिका से भी कुछ लाइव प्रोग्राम करते रहते थे
तो मेरा क्वेश्चन ये है, लिटरली पाकिस्तान चाहिए कि नेटो जो सप्लाई थी वो रोकी हुई थी, उसके ऊपर उनको बिल्कुल स्टिक करना चाहिए ताकि हमारे जो मफादात हैं वो पूरे होने चाहिए। इसलिए कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को अपने मामलात के ऊपर संजीदगी से देखेंगे और इसके ऊपर अपने मामलात को संजीदगी से देखेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो अपने कंट्री का है, तो डेफिनेटली अमेरिकन गवर्नमेंट या जो यहाँ पर जो बिग टैंक्स हैं, वो जो थिंक टैंक्स वो हमारी जो इंटरेस्ट वो डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया तलत साहब आपका। यकीनन हमें जो अपने मफादात को ही मद्देनजर रखना है, अपने मफादात को ही सामने रखकर इस तरह के फैसले करने कि हमारी जो कौमी सलामती है, हमारी जो सॉवरेनिटी है, उसको नुकसान ना पहुंचे। एक जो इस सारी सिफारिशात में कॉलर ने बात बड़ी ज़बरदस्त हाईलाइट की, लेकिन जो इस सिफारिशात में एक अच्छी बात है ना कि ये नहीं कहा जैसे हम सोचते थे कि जी कंपनसेशन ज़्यादा बढ़ाई जाए, मांगे जाएँ, पैसे ज़्यादा मांगे जाएँ, हमें हमारा मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी एक शर्मनाक बात है। हम एक ज़िंदा कौम है, आज़ाद कौम है, और हमारी जो सर्विसेज हैं, अगर हम किसी लोगों दुनिया की अक़वाम के साथ मिलकर कोई जंग लड़ रहे हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होना चाहिए। इस बुनियाद पर कोई भी नहीं कि एक मुल्क आए हमें कहे जी आपको इतने बिलियन डॉलर देते हैं, अच्छा आप उस पर हम हमला किया हुआ है, हमारा उसमें साथ दे दें। नहीं, ये बात कतई तौर पर गलत है। बाकी अब ये मामला है अरबाब इख्तियार के पास। पाकिस्तान के जो हुकूमत है उसको ये चाहिए, और जो पाकिस्तान की असल हुकूमत है एस्टैब्लिशमेंट, कि एक आपने ज़बरदस्त काम किया, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम बड़ी सख्त कौम है, अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम उसका ज़रूर नोटिस लेंगे। अब काई साहब आगे इस पर कायम रखना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर भी हम आपका कमेंट लेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि क्या अब वाकई बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 4 सूबाई हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल पेश करने का हुक्म दिया गया है। क्या अब वाकई बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं? लेकिन सवाल फिर वही है कि सूबाई हुकूमतें आखिर संजीदा क्यों नहीं है समय से बल्दियाती इंतखाबात? देखिए, ये संजीदा इसलिए नहीं है शाजिया कि सियासत जो है ना, वो उसकी आजकल जो बुनियाद है ना, वो मुनाफकत एक बड़ी बुनियाद बनती जा रही है। अवामी मसाइल को आप हल इस तरह से कर सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे आप ओनरशिप दे दें। बल्दियाती इदारों का जो पाकिस्तान में तजुर्बा रहा है ना, उसमें खराबियां भी बहुत होंगी, लेकिन जिस तरह लोगों के मसाइल हल हुए उस सिस्टम में, लोगों को देखिए गली मोहल्ले का आम आदमी जो है वो उसको एक्सेस होती थी अपने नुमाइंदे तक। वो जाके बताता था कि जनाब ये मेरी सड़क ऐसे बनाए, मेरे स्कूल में ये हो गया, मेरा बिजली का निज़ाम इस तरह से है। अच्छा, फिर ये था कि जो बल्दियाती निज़ाम पहले आया था उसमें पुलिस को भी उन्होंने जो मकामी जो पॉलिटिशियंस थे उनके ज़िम्मे उनके ताबे कर दिया था, जो इससे बहुत लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म भी किया। लेकिन उसका एक अच्छा पहलू ये था कि वहाँ पर जो लोग थे वो अपने फैसले खुद करते थे, और पुलिस को भी पता होता था कि जनाब ये अब जो मामला है ये यहाँ के अगर हमने कोई इनजस्टिस किया तो ये तो लोग सारे आ जाएंगे, और उससे बहुत ज़्यादा अच्छाई भी हुई। लेकिन आप हिपोक्रेसी देखें, जो बात करते हैं अवामी मफादात की, अवाम को कि हम उनके दरवाज़ों तक हर चीज़ पहुँचाएंगे, बल्दियाती इदारों को ये गवर्नमेंट आए हुए सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत यानी दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की पंजाब और सिंध कहते हैं हम रेडी हैं, हमारी तैयारी है। कहाँ रेडी है? रेडी है तो इलेक्शन हो जाते हैं। अरे वो सब फ्रॉड करते हैं, कहाँ रेडी है? 4 साल हो गए, इलेक्शन करवा देते, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? बल्दियाती इदारे क्यों नहीं बहाल करते? इसलिए कि फिर जो लाहौर में बैठे हुए लोग हैं उनको अपने इख्तियारात तकसीम करना देना पड़ेंगे उन लोगों को, और वो देना नहीं चाहते। आज भी हम एक दफ़ा वो लोग यहाँ पर जाए ना तो वो दुकान पे के जी अंडा मुर्गी, तो वो कहते हैं ये तो रेट जो है मुर्गियों के अंडों के और हमजा शहबाज निकालता है। यानी उससे मुराद ये होती है कि इंडस्ट्री पर इतने ज़्यादा वो काबिज हो गए हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने बिजनेस फैला लिए हैं, इंटरेस्ट इतने हैं कि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ अपनी कोहनियों के नीचे से निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और इनको कहा है, बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और काजी साहब का कोई कमेंट नहीं आया, लगता चाहते नहीं आपके बल्दियाती नहीं होने चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाए। आप मुझे नहीं पता किसको लाना चाहते हैं, ना सियासतदान, बल्दियाती इदारों को भी नहीं, कौन आएगा फिर? मैंने कब कहा है कि वो ना आए, या मेरे कहने से कोई रुक जाएगा?
मैं तो ये नहीं कह रहा, बिल्कुल होने चाहिए। और वाकई ये बात आपकी ठीक है कि डेलीगेशन बेसिकली आइडिया क्या है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ताकत को नीचे लेके जाएं। ताकत को अगर तो बलदियाती इंतखाबात नीचे लेके जाते हैं और वो जो अवाम के वसाइल हैं और वो जो दौलत है वो नीचे तक जाती है। नहीं, पहले देखा नहीं लोगों के मसाइल हल होते रहे, कितनी डेवलपमेंट हुई है सारी बिल्कुल बलदियाती एक्सेस निज़ाम होती में थी लोगों को, नुमाइंदों तक छोटे छोटे जो उनके मसाइल थे वो उनके घरों में पीपल्स हल होते पार्टी थे। इसलिए सिग्नल नहीं कराती कि कराची में एमक्यूएम जीत MQM हो जाएगी, जाएगी। हैदराबाद में एमक्यूएम जीत जाएगी, और पंजाब यहाँ वाले पर इसलिए नहीं जिताते कराते कि कि अगर वो कोई काफ और के- पार्टी का आ गया तो इनके इख्तियार इनको ये डर है कि वो जो काफ के लोग थे पुराने जो जिन्होंने डिलीवर किया हुआ था, एक नई पैरेलल फोर्स इनके ऊपर आ जाएगी, इसलिए ये नहीं करवाते। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाऊँ, अच्छा, अब मैं इसी से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात थी, एक मैं इसको निपटा दूं मामले को। तौहीन अदालत केस में एतजाज अहसन साहब ने जो अपने बयान दिए उनमें उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि अगर हम अपने सदर को बैरूनी जो अदालतें हैं उसकी सवाबदीद पर छोड़ते हैं और उनके सामने पेश करते हैं, तो जिस तरह के मुकदमात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, कुछ अमेरिका की अदालत में हैं, कुछ दूसरे, तो पाकिस्तान के कई इदारे, उनका गालबन इशारा पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ था कि उनके सरबराह को या दूसरे जो हमारे हाई अप्स हैं उनको भी एक रीत पड़ सकती है कि वो अदालतें जो हैं वो बुलाएंगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर एक प्रेसिडेंस अगर हम इस तरह की बना दें भेजने की, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको रोकने की। तो खैर इस पे अभी अदालत की कार्रवाई हो रही है, आज भी उसके आर्गूमेंट्स हैं। नहीं, वैसे देखते हैं ये इस पे क्या आर्गूमेंट निकलता समझ है। में नहीं है। अभी इजराइल में उनके एक साबिक सदर अंदर हैं अपने करतूतों की वजह से, तो कुछ इसके अलावा फिर कभी किसी इदारे ने नहीं मांगा उनका कोई और आदमी, उन्होंने खुद इसराइल के को मांग सकता है? नहीं जी, इसराइल के तो आम आदमी को कोई नहीं मांग सकता, आप उसके सदर की बात कर रहे लेकिन हैं। इसराइल के सदर को सजा हो सकती है अगर उसके खिलाफ इसराइल के सबूत हो अंदर जाए। हो सकती है, बाहर नहीं। हाँ, तो यहाँ- मामला यहाँ यहाँ अंदर पर हो भी सकती है, है। मामला यहाँ यहाँ अंदर पर हो भी है। सिटिंग प्रेसिडेंट जब उस पर चार्जेस लगे और उसके बाद वो सजा हुई, बहरहाल मैं वक्त हो जाएगा निकल जाएगा हाथ से। एक रिपोर्ट आई है शादिया जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, और ये वर्ल्ड बैंक का एक जैली उसके साथ काम करने वाला इदारा है WSP, जिसे कहते हैं वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। इसने एक सर्वे किया और बड़ा इंटरेस्टिंग समी साहब इसकी फाइंडिंग्स आई हैं। इसका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो गंदा माहौल है, जो गंदे पानी का जो एक निकासी आपका सिस्टम नहीं है, ये हमें क्या कास्ट करता है। तो पता ये चला है कि 5.7 अरब डॉलर का हमारा सालाना नुकसान होता है इसकी वजह से, और ये 343 बिलियन रुपीस बनते हैं। अब ये कैसे होता है? वो ऐसे कि जब आप गंदा पानी पीते हैं, आप बीमार होते हैं, आपकी बीमारी पे कास्ट आती है, और जब आप बीमार होते हैं आप नौकरी पे नहीं जाते, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, या जिसे मैन आवर कहते हैं, मैन आवर से एक इकोनॉमिक्स की टर्म है कि जितने घंटे एक इंसान काम, तो कितने मैन आवर जो हैं, यानी वो मैन आवर मैन हैंडलिंग बन जाती है। वो उस मैन को सेहत देने के लिए हमें अखराजात करने पड़ते हैं। और उसके बाद जो एजुकेशन है, जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो अखराजात हमें इनकर कर रहा है ये गंदा पानी, ये निकासी आपका गंदा सिस्टम, वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी में है, जिसमें तकरीबन इसमें से जो मेजर रकम है, और ये जो रकम मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जो हमारे इस गंदे पानी की वजह से खर्च हो रही है, ये 3.9% GDP का बनती है। एक और एंगल से इस फिगर को देखिए कि ये जितने पैसे हमारे ज़ाया हो रहे हैं इस गंदे पानी की वजह से, इस गंदे माहौल की वजह से, वो जो अखराजात हैं वो हमारे सेहत के बजट से 7 गुना ज़्यादा है। ज़रा गौर फरमाइए कि जितने पैसे हम सेहत के लिए एलोकेट करते हैं उससे 7 गुना ज्यादा पैसे इस गंदे माहौल की वजह से, जो पहले हम बीमारियां खुद पैदा करते हैं अपनी। मामला वही तरजीहात का है। अच्छा, अब ये 7 टाइम ज्यादा है, और इसमें जो ज्यादा जो है वो डायरिया सबसे ज्यादा में कास्ट कर रहा है, उसके बाद ज़ाहिर हेपेटाइटिस है, उसके बाद जॉन्डिस है, और ये बहुत सी बीमारी हैं। अच्छा, एक और भी इसमें फिगर देखिएगा, क्योंकि सरकार साफ पानी का हमें सैनिटेशन का सिस्टम नहीं देती, तो 16 अरब रुपए जो हाउस होल्ड और मुख्तलिफ लोग हैं साल में वो पानी बॉटल वाटर खरीदने के लिए खर्च करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये, और मैंने इसके साथ एक फिगर पहले भी दी थी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि जिस समाज में जो एग्जिस्टिंग हेल्थ का लेवल है, अगर उसे 50% आप इम्प्रूव कर देते हैं तो आपके ग्रोथ रेट में 9% का फ़र्क पड़ सकता है। तो आज एक साइंसी, हम 21वीं सेंचुरी में का अक्सर जिक्र करते रहते हैं समी साहब, इस 21वीं सदी में तारीख कहाँ आन पहुंची, साइंस ने क्या मौजे कर दिए, कैसी कैसी दुनिया हमारे सामने रख दी, और हम ड्रोन हमले, मेमो, बल्दियाती इंतखाब, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। ये जो असल इशू है जिनसे हम, मतलब ये जो जिल्लत इंसान को, जो खातून ने बात की थी ना सुरैया साहिबा ने, मैं उनके रेफरेंस में वो हमें देख रही होंगी कि रिजायत और ऑप्टिमिज्म की हर वजह मौजूद है। इस ग्लोब पे इंसान को खुश रखने का हर इम्कान अल्लाह ताला ने दे दिया है, इसके अंदर इतनी दौलत दे दी है कि हमें भूखा रहने की जरूरत नहीं है। हम ये मॉडर्न साइंस के जरिए इंसान के, और ये कोई यूटोपिया नहीं है,
अब तो खैर ये जब मुझे कोई यूटोपिया कहता है ना जी आप यूटोपिया की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जनाब 3 वक्त की रोटी यूटोपिया बना दी आपने। ये चीज़ें मुमकिन है, मगर कैसे मुमकिन है जब आपकी रूलिंग क्लास प्रोग्रेसिव क्लास हो। वो जो है वो अगर आप देख लें जिस तरीके से हमारे फ्यूडल आते हैं और जिस वो अज़्मिना वुस्ता में अभी भी रह रहे हैं, ये क्योंकि रूलिंग क्लास के कुछ फरीजे होते हैं। जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप करेंगे ना हुजूर। वही तरजीहात वाली बात जो समी साहब ने की। कॉलर है हमारे साथ इरशाद लाहौर से। हेलो वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद मलिक है। कल का एक प्रोग्राम जो है समी इब्राहिम साहब ने ये बताया था कि जो शादमान की जगह पे छावनी थी, ये तस्हीह कर लीजिए, शादमान जहाँ बना है यहाँ सेंट्रल जेल लाहौर थी। जी, मैं कहना ये, आपने बिल्कुल सही कहा इरशाद साहब, मैं उस वक्त कहना ये चाह रहा था कि ये पूरा एरिया जो था, ये इसके पिछला एरिया भी वो कंटोनमेंट का एरिया था और यहाँ पर वो जेल थी, फांसी घाट था बेसिकली यहाँ पर, जहाँ उनको फांसी दी। आपने थैंक यू वेरी मच, आपने शायद वो मैं सही बोल नहीं सका, आपने सही फरमाया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी थी स्टूडेंट्स के वीज़े के हवाले से। बड़े स्टूडेंट्स अगर कोई देख रहे हैं तो वो सुनना चाहता है कि किस किस्म की चेंजिंग्स आई हैं उनकी पॉलिसी। शाजिया, बरतानिया में जो पाकिस्तानी तालिब इल्म जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनकी वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दिया है बरतानवी हुकाम ने। पहले हो ये रहा था, 5-10 साल से ये प्रैक्टिस थी कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जाना था वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते थे। हाँ। उस पर एक पॉइंट सिस्टम था जिसकी वजह से वीज़े लगा दिए जाते थे। अब काजी साहब उन्होंने ये फैसला किया है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा, जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो एम्बेसी आएंगे, उनका इंटरव्यू होगा। अच्छा। उनका ये कहना है कि जो उन्होंने एक कोई अपना इसके लिए कुछ स्क्रूटनाइज किया चीज़ों को और एक स्कीम चलाई जिसमें उन्होंने देखा कि किन किन ममालिक से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या वो एलिजिबल भी है या नहीं, तो तकरीबन 40% एप्लीकेशंस उनके कहने के मुताबिक जो पाकिस्तान से आ रही थी वो इनएलिजिबल थी। यानी लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को यूज करते थे, स्टूडेंट्स बन के वहां पर जाते थे। बुनियादी मकसद ये होता था कि बरतानिया माइग्रेट करना चाहते थे। तो अब इससे उन्होंने कहा है कि इंटरव्यूज होगा। इससे एक जो सबसे बड़ा नुकसान होगा ना, अब आप पहले तो एप्लीकेशन आपने भेजी और किसी साहब ने, काउंसलर ने बैठ के उनको स्क्रूटनाइज किया, पॉइंट सिस्टम पे फैसले कर दिए। इंटरव्यू की बात आएगी तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाएगा, आपने हर बच्चे को इंटरव्यू करना होगा, तो इससे अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत पहले से एडमिशंस का प्रोसेस करना पड़ेगा। और तो किसी को एम्बेसी जाने नहीं, अगर आप विजिट पे जाने जाती हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा आपको पूरी उसी तरीके। लेकिन स्टूडेंट वीज़े का भी मेरा ख्याल, वो विजिट वीज़े का भी इंटरव्यू करते हैं। बहरहाल स्टूडेंट जो वीज़ा है उसकी पॉलिसीज़ जो है तब्दील हो गई हैं, अब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, एक जापान से कॉलर है हमारे साथ, सरदार। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। ये कोयटा में डेली 4, 5, 6, 7 बंदे डेली मरते हैं, इसके बाद आप लोग क्यों बात नहीं करते? ये हमारे हुक्मरान, क्या बात है, कोयटा बिल्कुल सेट पे रखा हुआ है। मेरे ख्याल में मैं अर्ज कर देता हूँ सरदार साहब, जब भी ऐसी कोई बात होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, और ख़ास तौर पर अपने चैनल पे भी और दीगर भी देखता रहता हूँ और हम इसको हाईलाइट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जो कोयटा में 2 मजदूर मारे गए, तो हमने अर्ज़ किया कि वो उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती बेचारों की, जो अपनी कौम छोड़ के, अपना जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, वो तो ये आपस, ये हम इसका जिक्र करते नहीं। मेरा ख्याल है कॉलर का जो उनका मकसद था कहने का कि जो किलिंग है, एक तो सिर्फ आपने ये बयान कर दिया कि जी 2 बंदे मारे गए, 3 बंदे मारे। उनका मकसद ये था कि जो बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, बलूचिस्तान के वो जो मामलात जिनकी वजह से ये कत्लो गारत हो रही है, गालबन जो एहसास महरूमी है, वहाँ पर जो पावर्टी है, वहाँ पर जो लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही, और जिस तरीके से उस कोयटा बलूचिस्तान के मामले को देखा जा रहा है ओवरऑल, शायद उनका ये कहना था कि वो एक तवज्जो नहीं, और ये बात सही है किसी हद तक कि बलूचिस्तान अगर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ओहो, मैं पिंडी के बारे में बताना चाह रहा था कि वहाँ 80% लोगों को कैसे और क्यों गंदा पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है। लेकिन अब शाजिया ने क्या, अब मंडे को एक और बात भी डिस्कस करेंगे, आज रह गई मावराए अदालत कत्ल, खासतौर पर पंजाब में शेखुपुरा में। 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, जो ऊपर से डांटी ना पड़े। 10 सेकंड में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ फैज साहब की ज़बान में। गो सबको बहम सागिर व बादा तो नहीं था, ये शहर उदास इतना ज़्यादा तो नहीं था, गलियों में फिरा करते थे 2-4 दीवाने, हर शख्स का सच चाक लिबादा तो नहीं था, थक कर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी थी, सोकर ही न उठें ये इरादा तो नहीं था, और मंजिल को न पहचाने रहे इश्क का राही, नादां ही सही
ऐसा भी सादा तो नहीं था। वाह ग्रेट, बहुत शुक्रिया समी साहब आपका और काजी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमें मेल्स भी आए और टेलीफोन कॉल्स भी आए। हम अपने अकाबरीन से, अपने जो हुक्मरान हैं उनसे यही कहेंगे कि वहाँ के इशूज़ को देखें, वहाँ के मसाइल को हल करें। कोई सिंधी नहीं है, पंजाबी नहीं है, बलोचिस नहीं है, पख्तून नहीं है, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और हम सब ने ही मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है और बचाना है। इजाज़त दीजिए, फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।